पीडी, ऐसा लग रहा है आजकल तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मंत्री राजेश ने मंत्री पीडी को देखकर कहा। उनके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो मंत्री पीडी के बारे में कुछ जानते थे। मंत्री पीडी के चेहरे पर अब भी एक मुस्कुराहट थी। उनके चेहरे पर तो डर का कोई नामो निशान भी नहीं था। हम आपस में बाद में निपट लेंगे, लेकिन इस वक्त अभी और भी जरूरी मसले हैं। हमारे दुश्मन हमारे ठीक सामने खड़े हैं। क्या हमें इन अंदरूनी झगड़ों पर अभी ध्यान देना चाहिए? आर्मी एडवाइजर मंत्री पीडी की बात से सहमत थे और उन्होंने कहा, सफेद जादुई बाजों की सेना हमारी लाइन ऑफ डिफेंस तक 2 घंटे में पहुंच जाएगी और हमारी प्रेजेंट डिफेंस उन्हें सिर्फ 3 घंटे तक शहर के अंदर आने से रोक सकती है। इसलिए हमारे पास सफेद जादुई बाजों की सेना को रोकने के लिए और उस रूलर लेवल बीस्ट से लड़ने के लिए सिर्फ 5 घंटे ही बाकी हैं। हमें उनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। यही तो मैं कहना चाह रहा था। मंत्री पीडी ने तुरंत आर्मी एडवाइजर की हां में हां मिलाते हुए कहा। उन्हें डर था कि कोई फिर से ब्लड सीरम्स की बात न छेड़ दे। तभी ईशाना आगे आई और बोली, अगर सफेद जादुई बाज हम पर सिर्फ महामारी की वजह से हमला कर रहे हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो महामारी का इलाज ढूंढना होना चाहिए। वैसे में सफेद जादुई बाज अपने टारगेट्स खो देंगे और हमारे लिए उन्हें वापस भेजना आसान हो जाएगा। तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले ही महामारी का इलाज ढूंढ लिया है। मंत्री पीडी ने अजीब ढंग से मुस्कुरा कर कहा। हां, और महामारी का इलाज ढूंढकर कहां से लाएंगे अब? डॉक्टर धगट जैसे हीलर मैजिशियन से तो इस महामारी का इलाज हो नहीं पाया और तुम कह रही हो कि हम 5 घंटे में ऐसा कर दें? मैजिक कोर्ट के एक मेंबर ने कहा, हमने पहले ही एंटीडोट का पता लगा लिया है। वो एक खास तरह की जड़ी बूटी है जो सिर्फ बर्फीली पहाड़ियों के जंगल में ही मिलती है। इसका नाम लाल जादुई बूटी है। अगर हमें ये कम मात्रा में भी मिल गई तो हम उनसे इस महामारी को ठीक करने की दवा बना सकते हैं, ईशाना ने कहा। वहां मौजूद सारे लोगों की नजरें ईशाना पर आ गई, खासकर मंत्री पीडी की। उन्होंने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि लाल जादुई बूटी ही इस महामारी का इलाज है? ईशाना ने हां में अपना सिर हिलाकर कहा, हां, लाल जादुई बूटी ही इस महामारी का इलाज है। चलो, हमने मान भी लिया कि लाल जादुई बूटी ही इस महामारी का इलाज है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन में बर्फीली पहाड़ों के जंगलों तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो सफेद जादुई बाजों का घर है। तुम शक्ल से इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती कि उस जगह को सुरक्षित मान लो। भले ही सफेद बाजों की सेना हम पर हमला कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां सफेद जादुई बाज होंगे ही नहीं। एक पूरा बटालियन भी वहां जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस दौरान हम अपने एडवांस्ड मैजिशियंस को एक ऐसे मिशन पर भेजेंगे जिसकी मंजिल का कोई भरोसा ही नहीं है? और क्या गारंटी है कि लाल जादुई बूटी ही इस महामारी का इलाज है? मंत्री पीडी ने ईशाना पर सवालों की बरसात कर दी और फिर जोर जोर से हंसने लगे। वो ईशाना का मजाक उड़ा रहे थे। ईशाना और मिस्टर अनंत ने मंत्री पीडी की तरफ गुस्से में देखा। ईशाना को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस मंत्री पीडी को तुरंत जेल भेज देना चाहती थी। वहां मौजूद सारे लोग परेशान हो गए थे। उन्हें महामारी का इलाज तो मिल गया था और उससे सफेद जादुई बाजों का हमला भी रोका जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से वो सबसे खतरनाक जगह पर था। हमारे पास एक रास्ता जरूर है। सफेद जादुई बाजों और गरुड़ पक्षियों की मित्रता होती है। आमतौर पर सफेद जादुई बाज गरुड़ पक्षी पर हमला नहीं करते। अगर हम एक गरुड़ पक्षी को बर्फीले पहाड़ियों के जंगल में भेजकर लाल जादुई बूटी मंगवा लें तो हमारी परेशानी तो आसानी से हल हो जाएगी, है ना? आर्मी के जनरल ने कहा। आर्मी के कमांडर जो जनरल के बगल में खड़े थे, उन्होंने जनरल के कान में फुसफुसा कर कहा, जनरल, आप भूल गए क्या? आप ही ने तो सारे गरुड़ पक्षियों को मारने का ऑर्डर दिया था। जैसे ही जनरल को अपना ऑर्डर याद आया, उनकी बोलती ही बंद हो गई। किले में एक भी गरुड़ पक्षी नहीं बचा था, और अगर गलती से बच भी गया होता तो भी वो उस रूलर लेवल बीस्ट के डर से इंसानों की मदद कभी भी नहीं करता। ऐसे में वो लोग क्या कर सकते थे? मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। किसी को इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक 17 साल का लड़का भागता हुआ मीटिंग रूम में आया और टेबल पर अपने हाथ पटक कर हांफने लगा। उसके पीछे भागते हुए 2 सैनिक आए। वो काफी गुस्से में दिख रहे थे। अंदर आते ही वो उस लड़के को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। लड़के ने जोर से चिल्लाया, मेरे पास लाल जादुई बूटी लाने का एक तरीका है। मैं वो एंटीडोट लाने का तरीका जानता हूं। जनरल ने उस लड़के की तरफ देखा और गुस्से से बोले,
ये बेवकूफ अंदर कैसे आया? इसे बाहर ले जाओ और सजा दो इसको। यहां एक बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है, ये लड़का किसकी परमिशन से अंदर आया? मंत्री पीडी ने चिल्लाकर कहा। एक मिनट, इसी लड़के ने महामारी की जड़ तक पहुंचने में हमारी मदद की थी, कम से कम हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। ईशाना ने उन सैनिकों को रोककर कहा। कहो लड़के, तुम क्या कह रहे थे? मिस्टर अनंत ने कहा। उनकी बात सुनकर मंत्री पीडी ऐसे हंसने लगे जैसे उन्होंने कोई चुटकुला सुना लिया हो। अब तक तो मुझे यह लगा था कि हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे और अब यह कह रहे हैं कि हमें इस बेवकूफ लड़के की बात सुननी चाहिए। अगर आपको यही बकवास करनी है तो मैं यहां रहकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मंत्री पीडी अपनी जगह से उठे और मीटिंग रूम से ऐसे चले गए जैसे उनका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था। वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ईशाना ने अनिरुद्ध से कहा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास लाल जादुई बूटी हासिल करने का कोई तरीका है। क्या तरीका है तुम्हारे पास, बताओ हमें। आदर्श और छुटकी, जो पहले ही अनिरुद्ध के साथ बाहर खड़े थे, वो भी अब अंदर आ गए थे। आदर्श भी यह जानना चाहता था कि अनिरुद्ध के पास सफेद जादुई बाजों के घर से लाल जादुई बूटी हासिल करने का आखिर क्या तरीका था। और जैसा कि मंत्री पीडी ने कहा था, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए ही एक एडवांस्ड मैजिशियंस की टीम की जरूरत पड़ती। अनिरुद्ध ने वहां मौजूद सारे बड़े बड़े मैजिशियंस की तरफ देखा, जिनसे शायद वो अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं मिल पाता। उसे उनसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने अपना गला साफ करके कहा, किले में एक गरुड़ पक्षी अभी बाकी है। वो मेरे ऑर्डर्स मानता है। मैं उसे बर्फीली पहाड़ियों के जंगल तक छिपकर ले जा सकता हूं और वहां से लाल जादुई बूटी भी ला सकता हूं। वो मुझे सबसे अच्छे से जानता है। लेकिन मैंने तो सारे गरुड़ पक्षियों को मारने का ऑर्डर दिया था ना, फिर एक गरुड़ पक्षी जिंदा कैसे है? अनिरुद्ध की बात सुनकर जनरल गुस्से से चिल्लाए, जी मैंने आपका ऑर्डर इसलिए नहीं माना क्योंकि मैंने उस गरुड़ पक्षी को बचपन से पाला है और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा। यह बात सुनकर जनरल खुश हो गए। उस लड़के ने एकदम सही टाइम पर उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन फिर कमांडर ने अपना सिर हिलाया और बोले, उस गरुड़ पक्षी के होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रूलर लेवल बीस्ट के कारण सारे गरुड़ पक्षी बेकाबू हो गए थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने उन्हें पहले ही मार दिया, वरना वो हम पर ही हमला कर देते। ऐसे में तुम्हारा गरुड़ तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानेगा? अनिरुद्ध को डर लग रहा था कि कहीं सैनिक उसे फिर उठाकर बाहर न फेंक दें। उसने धीमी आवाज में कहा, जी मेरा गरुड़ पक्षी मिक्स ब्रीड है। उसके पंख ग्रे कलर के हैं, लेकिन मैं उसकी असली ब्रीड नहीं जानता। कल मुझे लगा था कि मेरे गरुड़ पक्षी ने भी मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे समन करने की कोशिश की और वो वापस आ गया, जिसका मतलब यह है कि वो रूलर लेवल बीस्ट के कंट्रोल में नहीं है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सबकी खोई हुई उम्मीद वापस आ गई। अगर वो लोग महामारी का इलाज ढूंढ लेते तो सभी लोग ठीक हो जाते और सफेद जादुई बाज अपने टारगेट ही खो देते। कमांडर, शायद हमें इस लड़के का आइडिया ट्राई कर ही लेना चाहिए। अगर ये फेल भी हो गया तो सिचुएशन इससे ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, मिस्टर अनंत ने कहा। बाकी कमांडर्स भी मिस्टर अनंत की बात से सहमत थे। ठीक है तो फिर अनिरुद्ध, अगर तुम लाल जादुई बूटी ले आए तो मैं खुद तुम्हें माया नगरी के रक्षक की उपाधि दूंगा, मिस्टर अनंत ने कहा। अनिरुद्ध ने मिस्टर अनंत को सलाम किया और बोला, मैं किसी भी हालत में यह मिशन पूरा करके ही रहूंगा। अनिरुद्ध, क्या तुम जानते हो कि बर्फीली पहाड़ी के जंगल युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक हैं? हो सकता है तुम बूटी लाने में अपनी जान खो दो। क्या तुम अब भी इस मिशन पर जाना चाहते हो? मिस्टर अनंत ने पूछा। पहले तो एक पल के लिए अनिरुद्ध थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सलाम करके आगे बोला, सर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस मिशन से जिंदा वापस लौटूंगा। जब ईशाना ने उस लड़के के चेहरे पर अपने लोगों के लिए कुछ कर जाने का जज्बा देखा तो उसे मंत्री पीडी की याद आई, जो इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी शर्मिंदा नहीं था। उन दोनों लोगों में जमीन आसमान का अंतर था। उस 17 साल के निडर और बहादुर लड़के के सामने मंत्री पीडी कुछ भी नहीं थे। अनिरुद्ध की हिम्मत ने ईशाना का दिल छू लिया था। उसने छुटकी को देखकर कहा, छुटकी तुम अनिरुद्ध के साथ जाओ और इसे जिंदा ही वापस लाना। ईशाना ने आदर्श की तरफ देखा और वो समझ गई कि आदर्श यहां क्यों आया था।
वो तुरंत ही मंत्री राजेश से बोली, मंत्री जी, अब तो साबित भी हो गया है कि विराट काले सांप का इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो आप उसे सुपर मैजिक पनिशमेंट फॉर्मेशन की कैद से बाहर निकाल सकते हैं, है ना? और वहां ड्यूटी दे रहे एडवांस्ड मैजिशियंस भी अब युद्ध में शामिल हो सकते हैं। मंत्री राजेश अपनी मूंछों को ताव देकर सोचने लगे। अब भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था कि विराट काला सांप आम लोगों के लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन उन्हें अपने लोगों से यह भी पता चला था कि वो अपनी मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। अगर वो उसे सुपर मैजिक फॉर्मेशन पनिशमेंट से रिहा भी कर देते तो वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और वैसे भी मिस्टर दिग्विजय के कबीले में काफी शक्तिशाली मैजिशियंस थे जो युद्ध के दौरान उनकी मदद कर सकते थे। इसलिए अगर वो उनके कबीले की पूरी मदद चाहते थे तो उनके लिए विराट काले सांप को जिंदा छोड़ना ही बेहतर था। मंत्री राजेश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, उसे सुपर मैजिक फॉर्मेशन पनिशमेंट से रिहा कर दो। यह सुनते ही ईशाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत आदर्श से कहा, तुम मंत्री जी का ऑर्डर लेकर पश्चिमी झील जाओ और विराट काले सांप को सुपर मैजिक फॉर्मेशन पनिशमेंट से रिहा करवा दो, और उन सारे एडवांस्ड मैजिशियंस को तुरंत पश्चिमी किले भेजना ताकि वो भी सफेद जादुई बाजों के खिलाफ हमारी युद्ध में मदद कर सकें। आखिर आदर्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई थी। उनकी मेहनत बर्बाद नहीं हुई थी। उन्होंने विराट काले सांप को बचा ही लिया था। अब तो बस आदर्श को वो ऑर्डर लेकर पश्चिमी झील जाना था। आदर्श बहुत ही खुश था। उसने अपनी भावना मैम के लिए कुछ किया था। पश्चिमी किले के मीटिंग रूम से निकलकर आदर्श तुरंत ही शहर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में वो झील पर बने हुए ब्रिज पर पहुंच गया। वो लाइटनिंग भाले अब भी वहीं खड़े थे और विराट काले सांप को टॉर्चर कर रहे थे। विराट काला सांप अब भी वहीं था जहां आदर्श उसे छोड़कर गया था। उसका सिर उसके विशाल शरीर पर था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो गहरी नींद में था। आदर्श भावना के पास चलकर गया, जो अब भी उसी जगह बैठी विराट काले सांप को ध्यान से देख रही थी। ये अब भी जिंदा है ना? आदर्श ने पूछा। मुझे नहीं पता। मैं तो ये महसूस कर सकती हूं कि इसका ऑरा पहले से बहुत कमजोर हो गया है। अगर अब हमने इसे बचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो ये ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। रो रोकर भावना की आंखें सूज गई थीं। तभी आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, मैम, क्या आपने कुछ नोटिस नहीं किया? भावना को समझ ही नहीं आया कि आदर्श क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वो उसे देखकर समझने की कोशिश करती रही कि तभी उसका ध्यान उन 9 लाइटनिंग भालों की तरफ गया जो धीरे धीरे वहां से हट रहे थे। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गए और जैसे ही लाइटनिंग एनर्जी वहां से खत्म हुई, पश्चिमी झील में फिर से शांति वापस आ गई। भावना को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जैसे ही उन लाइटनिंग भालों को वहां से गायब होते हुए उसने देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे नहीं लगा था कि आदर्श सच में विराट काले सांप को बचा पाएगा। जब भावना कुछ नहीं कर पा रही थी, उस वक्त आदर्श ने विराट काले सांप को बचा लिया था। भावना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत आदर्श को गले लगा लिया और फिर बोली, आज तुमने जो मेरे लिए किया है वो शायद एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन के लिए कर सकता है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। आप एक तरफ छोटा भाई भी मानती हैं और दूसरी तरफ एहसान की बात भी करती हैं। आदर्श ने नाक सिकोड़कर कहा। आदर्श की शक्ल देखने के बाद भावना ने अपने आंसू पोंछे और जोर से हंसने लगी। कुछ भी हो, आदर्श ने आज बहुत बड़ा काम कर दिखाया था। विराट काला सांप भावना के लिए उसकी फैमिली ही था। कुछ पलों बाद भावना का ध्यान फिर से विराट काले सांप की तरफ गया। सुपर मैजिक फॉर्मेशन पनिशमेंट पूरी तरह से हट गई थी और कुल देवता बीस्ट भी अब टॉर्चर से मुक्त हो गया था, लेकिन उसका ऑरा अब भी बहुत कमजोर था। भावना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके घाव कैसे भरे। विराट काले सांप के घाव भरने के लिए एक साथ कम से कम 100 हीलर मैजिशियंस की जरूरत पड़ती। मैम, विराट काले सांप की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। उसका बहुत सारा खून बह गया है। क्या आपको लगता है कि जो ब्लड सीरम्स इंसानों के लिए बनाया जाता है वो विराट काले सांप के लिए भी काम आ सकता है? आदर्श ने पूछा। हाँ, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से उसे एक ट्रक सीरम्स की जरूरत पड़ेगी। हमें इतने सारे ब्लड सीरम्स कहां से मिलेंगे? भावना ने विराट काले सांप की तरफ देखकर कहा। आदर्श कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं ब्लड सीरम्स तो ला सकता हूं, लेकिन वो डिफेक्टिव हैं। भावना ने मुड़कर आदर्श को गुस्से में देखा और बोली, बेवकूफ लड़के,
तुम विराट काले सांप को वो ब्लड सीरम्स देने की कोशिश कर रहे हो जिनसे महामारी फैली है। आदर्श ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, मुझे लगा कि वो इस महामारी से इम्यून होगा। आदर्श की बात सुनकर भावना चौंक गई और फिर एकदम खुश होकर बोली, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो क्या इसका मतलब विराट काला सांप हर तरह के जहर से इम्यून है? आदर्श को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। उसे अब तक सच में विराट काले सांप की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। भावना मुस्कुराई और बोली, वो दुनिया में पाए जाने वाले हर तरह के जहर का जन्मदाता है। आदर्श के दिमाग में तो यह आइडिया ऐसे ही आ गया था, लेकिन उसे भावना से पता चला कि सच में वो विराट काले सांप को डिफेक्टिव सीरम्स पिला सकता था। छुटकी और अनिरुद्ध पश्चिमी किले के पास वाले जंगल में थे। अनिरुद्ध छुटकी के आगे चल रहा था क्योंकि वो जंगल के रास्ते से बखूबी वाकिफ था। वो अपने गरुड़ के लिए यहां शिकार करने आता रहता था। क्या तुम्हें पक्का पता है कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है? छुटकी ने एकदम सीरियस होकर पूछा। सच कहूं तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस दिन तो मेरे बुलाने पर वो आ गया था। मैं उसे इस बांसुरी से बुलाता हूं। खैर, अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि वो अब भी मेरी बात मानता है या नहीं। अनिरुद्ध ने एक बांसुरी निकालकर कहा। इसके बाद वो बांसुरी अपने मुंह के पास लाया और एक धुन बजाने लगा। वैसे तो ये धुन बहुत हाई नोट पर थी, लेकिन फिर भी सुनने में काफी अच्छी लग रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। छुटकी ने चारों तरफ उस गरुड़ पक्षी को देखा, लेकिन उसे उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अनिरुद्ध अपनी बांसुरी बजाता रहा। बहुत लंबे समय बाद जब वो रुका, तब उसे आसपास सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थी। उसने अपनी बांसुरी वापस रखी और बोला, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। जब प्योर ब्रीड वाले गरुड़ पक्षी रूलर लेवल बीस्ट को रेसिस्ट नहीं कर पाए, तो मेरा गरुड़ तो फिर एक मिक्स ब्रीड है। तुम एक बार और कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है वो यहां से ज्यादा दूर हो। छुटकी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। अनिरुद्ध ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली, अपनी बांसुरी निकाली और वो उसे बजाने ही वाला था कि तभी उसे पेड़ों से एक आवाज सुनाई दी। अनिरुद्ध इतनी देर से यही आवाज सुनने के लिए तो तरस रहा था। ये उसी गरुड़ पक्षी के थे जिसे उसने बचपन से पाला था। पश्चिमी किले के सारे गरुड़ पक्षियों को मार दिया गया था, लेकिन उसकी मिक्स ब्रीड ने उस गरुड़ पक्षी की जान बचा ली थी। यह जानकर अनिरुद्ध चौंक गया था कि वो गरुड़ पक्षी अब भी उसकी बात मान रहा था और उसके समन करने पर वो वहां आ रहा था। वो गरुड़ तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए अनिरुद्ध के सामने आया और एक पालतू की तरह अपना सिर अनिरुद्ध के हाथ से मलने लगा। उसके गरुड़ ने उसे नहीं देखा था और ना ही वो उसके खिलाफ गया था। अनिरुद्ध ने एक्साइटेड होकर अपने गरुड़ को गले लगा लिया और बोला, क्या तुम जानते हो कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? आज तक आर्मी के सारे लोग हमें नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन अगर हमने ये मिशन पूरा कर लिया तो पश्चिमी किले के लोग हमें नीचा नहीं दिखाएंगे और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। हमें इसी पल का तो हमेशा से इंतजार था। उस गरुड़ पक्षी ने एक्साइटेड होकर एक आवाज की, मानो वो अनिरुद्ध की सारी बातें समझ रहा हो। देखो, ये मिशन बहुत ही खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर आर्मी में रहने के बाद भी सिर्फ खाना ही बनाता रहूं। मैं भी अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं, डीमन बीस्ट से मुकाबला करना चाहता हूं, और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो दोस्त। अनिरुद्ध ने गरुड़ की तरफ देखकर पूरे दिल से कहा। वो गरुड़ पक्षी एकदम शांत था। उसने तुरंत अपने पंख फैला लिए, मानो अनिरुद्ध को बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो इस मिशन के लिए तैयार था। ठीक है, फिर तो चलते हैं। अनिरुद्ध अपने गरुड़ पक्षी की पीठ पर बैठ गया। अच्छे से बैलेंस बनाने के बाद वो छुटकी से बोला, तुम यही मेरा इंतजार करना। जैसे ही हमें लाल जादुई बूटी मिल जाएगी, हम उसे लेकर पश्चिमी किले में जाएंगे। ठीक है, मैं अपने इस मैप से तुम्हें कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती हूं, लेकिन पूरी सुरक्षा का वादा मैं तुमसे नहीं कर सकती। और याद रखना, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो और सफेद जादुई बाजों से लड़ना पड़े तो वहां से भाग आना। किसी चीज की फिक्र मत करना। तुम अकेले इतने सारे सफेद जादुई बाजों का सामना नहीं कर सकते। छुटकी ने एकदम सख्ती से कहा। वो चाहती थी कि अनिरुद्ध सुरक्षित वापस लौट आए। छुटकी की बात सुनकर अनिरुद्ध ने मुस्कुरा दिया और छुटकी को सलाम करके अपने गरुड़ पक्षी की पीठ थपथपाई। अगले ही पल वो गरुड़ पक्षी हवा में उड़ा और जंगल में गायब हो गया। छुटकी ने अपना सिर उठाकर उस बहादुर लड़के और उसके गरुड़ पक्षी की तरफ देखा, जिससे आर्मी के लोग बुरा बर्ताव करते थे।
किसी ने नहीं सोचा था कि माया नगरी की किस्मत एक 17 साल के लड़के के हाथों में होगी। उसने पश्चिमी दिशा की तरफ देखा तो उसे सफेद जादुई बाजों के झुंड दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि वो किले के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। शहर के लोग भी दूर से रंग बिरंगे धमाकों को देख पा रहे थे। माया नगरी के मैजिशियंस उस खूनी युद्ध में जी जान से लड़ रहे थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो सफेद जादुई बाजों को अनिरुद्ध के लाल जादुई बूटी लाने तक रोक दें, वरना जल्द ही एक के बाद एक मैजिशियंस की जाने जाने लगती। अब ये सब आदर्श के कंट्रोल में तो था नहीं, इसलिए आदर्श ने अपना पूरा ध्यान विराट काले सांप को ठीक करने में लगा दिया। जिन ब्लड सिरम्स में जहरीले चूहों का खून था, उन्हें पश्चिमी झील लाया जा रहा था। उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी और इसीलिए अगर विराट काला सांप ट्रक भर के सिरम पी भी लेता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो सिरम्स इंसानों के किसी काम की तो थी नहीं। विराट काला सांप ही उनका पूरा फायदा उठा सकता था। सिरम्स को पश्चिमी झील तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। जब ब्लड सिरम्स वहां पहुंची तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। आदर्श ने देखा कि विराट काला सांप गहरी नींद में था, तो वो उसके सिर पर कूद गया। वो ब्लड सिरम्स काफी छोटी थीं और विराट काला सांप उन्हें खुद तो पी नहीं सकता था। इसलिए आदर्श के पास उन सिरम को विराट काले सांप के मुंह में डालने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। आदर्श उन सिरम्स को विराट काले सांप के दांतों के बीच से अंदर डालने लगा। भले ही वो सिरम्स काफी छोटे थे, लेकिन एक इंसान में वो लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा खून प्रोड्यूस कर सकते थे। तो फिर पूरी ट्रक भरी सिरम्स विराट काले सांप के कुछ तो काम आ ही सकती थी। आदर्श लगातार वो ब्लड सिरम्स विराट काले सांप को पिलाता जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन ब्लड सिरम्स की क्या कीमत थी। जल्द ही उसने ट्रक की पूरी सिरम्स विराट काले सांप को पिला दी। ये ब्लड सिरम्स कुल देवता बीस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद निकली। आदर्श साफ महसूस कर पा रहा था कि विराट काले सांप का ऑरा धीरे धीरे वापस शक्तिशाली हो रहा था। जब आदर्श विराट काले सांप को ब्लड सिरम्स का आखिरी बॉक्स पिला रहा था तो विराट काले सांप ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने सिर पर खड़े हुए आदर्श को देख रही थीं। आदर्श तो इतना डर गया कि लड़खड़ाकर झील में गिरते गिरते बचा। विराट काले सांप ने हल्की सी आवाज की। आदर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुड़कर ब्रिज पर खड़ी हुई भावना से पूछा, ये क्या कर रहा है? आदर्श को डरा हुआ देखकर भावना हंसने लगी और बोली, वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास और सिरम्स हैं, और वो तुम्हारा शुक्रिया भी कर रहा है। उन डिफेक्टिव सिरम्स को बर्बाद करने से तो यही बेहतर था कि उन्हें विराट काले सांप को पिला दिया जाए। आदर्श ने तुरंत ही ईशाना को कॉल किया और उससे और ब्लड सिरम्स भेजने को कहा। तभी विराट काले सांप ने फिर से आवाज की। इससे पहले आदर्श पूछ पाता, भावना ने मुस्कुराकर कहा, कालिया कह रहा है कि वो सिरम्स बहुत ही स्वादिष्ट हैं, उसे वो बहुत पसंद आई। ये सुनकर आदर्श के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसे नहीं लगा था कि उन डिफेक्टिव ब्लड सिरम्स का कोई इस्तेमाल होगा, लेकिन विराट काले सांप के लिए तो वो किसी दावत की तरह थे। अपने नॉर्थ में देखो, कुछ शक्तिशाली सफेद जादुई बाजों का झुंड तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। तुरंत अपना प्रेजेंस छिपा लो, अगर उन्हें तुम्हारी इंसानी बू आ गई तो परेशानी हो जाएगी। मैं भी तुमसे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, वो मेरे डिवाइस का सिग्नल कैच कर सकते हैं। एक बार तुम यहां से निकल जाओ तो मुझे सिग्नल देना। ब्लूटूथ से छुटकी की आवाज आई और उसने तुरंत अपने नॉर्थ में देखा। वहां सफेद जादुई बाजों का एक बहुत बड़ा झुंड पहाड़ी के चक्कर लगा रहा था। साफ था कि वो पेट्रोलिंग कर रहा था। उनकी तेज आवाजें सुनकर तो अनिरुद्ध की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कब वहां से भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अनिरुद्ध ने अपनी सांस रोकी और अपने हाथ में एक गोली को मसल दिया। इस गोली का इस्तेमाल आमतौर पर मिलिट्री में रहने वाले अफसर करते थे। इसका इस्तेमाल करने से उनकी इंसानी खुशबू दब जाती थी, जिस कारण कोई भी डीमन बीस्ट उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाते थे। अनिरुद्ध और उसका गरुड़ कुछ झाड़ियों के नीचे छिप गए और उन सफेद जादुई बाजों के वहां से जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब सारे सफेद जादुई बाज वहां से चले गए तो अनिरुद्ध झाड़ियों में से बाहर आने लगा कि तभी उसे आर्मी में काम करने वाले एक बूढ़े सैनिक की बात याद आई कि सफेद जादुई बाज एक ही जगह को हमेशा 2 बार पेट्रोल करते हैं और उसके बाद ही अलग जगह की तरफ बढ़ते हैं। उनकी इसी सख्ती की वजह से कोई भी उनके इलाके में नहीं आ पाता था।
और वो हमेशा बहुत चौकन्ना रहते थे। अनिरुद्ध ने खुद को शांत किया और इंतजार करता रहा। जैसा कि उसने सोचा था, कई सारे सफेद जादुई बाज दूसरी तरफ से उनके ठीक ऊपर आने लगे। अगर वो तब बाहर निकल गया होता तो शायद सफेद जादुई बाजों को उसकी लोकेशन पता चल गई होती और उसके मिशन की बैंड बज गई होती। उन सफेद जादुई बाजों की पेट्रोलिंग से बचने के बाद अनिरुद्ध वापस अपने गरुड़ पक्षी पर सवार हुआ और उसके साथ आगे का सफर तय करने लगा। अनिरुद्ध अपनी याददाश्त के दम पर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां पिछली बार उसे लाल जादुई बूटी मिली थी। होना तो यहीं कहीं चाहिए, बस भगवान करे कि यहां कोई सफेद जादुई बाज ना हो, अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा। एक वॉरियर लेवल या फिर कमांडर लेवल सफेद जादुई बाज आसानी से अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी को पहचान सकता था। भले ही वो गरुड़ पक्षी सर्वेंट लेवल सफेद जादुई बाजों में मिक्स हो सकता था, लेकिन वॉरियर या कमांडर लेवल बीस्ट का आना उन पर भारी पड़ सकता था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध को वो जाना पहचाना रास्ता दिखने लगा। उसके सामने वाली पूरी पहाड़ी पर सिर्फ लाल जादुई बूटी ही थी। उस पहाड़ी के थोड़े करीब ही कुछ सफेद जादुई बाज लड़ रहे थे। अनिरुद्ध अपने गरुड़ पक्षी के पंखों में छिपकर किसी तरह उस पहाड़ी तक पहुंच गया। उन सफेद जादुई बाजों ने अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी को वहां देखा तो, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अनिरुद्ध अपने गरुड़ को ऐसी जगह ले जाने लगा जो उन सफेद जादुई बाजों से दूर थे। वहां पहुंचने के बाद वो अपने गरुड़ की पीठ से उतरा और उसके पीछे छुपकर ही लाल जादुई बूटी तोड़ने लगा। 10,000 से भी ज्यादा लोग इस महामारी से ग्रसित हो गए थे, इसीलिए उन्हें लाल जादुई बूटी भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने उसे एक स्टोरेज ब्रेसलेट दिया था, जो दिखने में तो एक आम ब्रेसलेट जितना ही छोटा था, लेकिन उसके अंदर इतनी जगह थी कि एक पूरा घर समा जाए। अनिरुद्ध ने सोच लिया था कि वो उस ब्रेसलेट को जितना ज्यादा भर पाएगा उतना ज्यादा भरेगा। वो तेजी से लाल जादुई बूटी के पौधे तोड़ रहा था। इन पौधों पर गुलाब के पौधों की तरह ही कांटे लगे हुए थे और अनिरुद्ध ग्लव्स लाना भूल गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ खून से सन गए थे। जगह जगह जख्म उभरने लगे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता था। एक एक पल उसके लिए बहुत कीमती था। उसके कंधों पर हजारों लोगों की जान की जिम्मेदारी थी। उसके हाथों से काफी खून बह रहा था। जल्द ही उसकी बू हवा में चारों तरफ फैलने लगी थी और पास ही मौजूद सफेद जादुई बाजों तक भी पहुंच गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगे। शिट शिट शिट, उन्हें मेरे यहां आने का पता चल गया। उन्हें मेरे खून की बू आ गई है, अनिरुद्ध ने मन ही मन बड़बड़ाया। वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गया और उसने गरुड़ पक्षी से बोला, जाओ अभी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचो। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस यहीं आना, उसके बाद हम पश्चिमी किले चलेंगे। गरुड़ ने अनिरुद्ध की बात सुनी और सीधा उनके तरफ बढ़ते हुए एक सफेद जादुई बाज से टकरा गया। सफेद जादुई बाज भी अपनी चोंच से गरुड़ को काटने लगा। देखते ही देखते दोनों बीस्ट एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द ही अनिरुद्ध का गरुड़ मौका देखकर हवा में उड़ गया और उसके पीछे पीछे वहां मौजूद सारे सफेद जादुई बाज भी उड़ गए। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा। सफेद जादुई बाजों के वहां से जाने के बाद अनिरुद्ध को किसी भी चीज की फिक्र करने की अब जरूरत नहीं थी। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फाड़ी और उन्हें अपने हाथ में लपेट लिया। वो किसी भी तरह से ज्यादा लाल जादुई बूटी इकट्ठी करना चाहता था। जितनी बार भी वो जमीन से बूटी वाला पौधा बाहर खींचता, उतनी ही बार उसके हाथ में लिपटा हुआ कपड़ा फट जाता। अनिरुद्ध को जख्म पर जख्म लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने लाल जादुई बूटी के कितने पौधे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन जब उसने देखा तो उसका स्टोरेज ब्रेसलेट पूरा भर गया था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। अपने गरुड़ की आवाज सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया था। वो एकदम सही टाइम पर वापस लौटा था। उनके वापस लौटने का वक्त हो गया था। वो तुरंत ही अपने गरुड़ की पीठ पर बैठा और वो लोग पश्चिमी किले के लिए निकल गए। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे सफेद जादुई बाजों की आवाज सुनाई दी। जल्दी और तेज, हम उन्हें हम तक पहुंचने नहीं दे सकते, अनिरुद्ध ने अपने गरुड़ से कहा। गरुड़ और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वो जानता था कि अगर उससे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो सफेद जादुई बाज उसके मालिक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि सफेद जादुई बाजों को यह भनक नहीं लगी थी कि उस गरुड़ की पीठ पर एक इंसान था, वरना वो अपने साथियों को बुलाकर उनका बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर देते।
लेकिन वो सिर्फ इसलिए उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उसने उनसे लड़ाई की थी। अपने गरुड़ की पीठ पर बैठे अनिरुद्ध की हालत दर्द के मारे खराब हो गई थी। उसके हाथ खून से सन गए थे। वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। किस्मत से उसने ढेर सारी लाल जादुई बूटी ढूंढ ली थी। अब बस उसे किसी तरह पश्चिमी किले तक पहुंचना था। उधर पश्चिमी झील में जब आदर्श ने किले की तरफ आसमान में देखा तो सफेद जादुई बाजों और बैटल मैजिशियंस के बीच का युद्ध और घमासान हो गया था। सफेद जादुई बाज शहर के काफी करीब आ गए थे। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। कुछ देर पहले ही आदर्श को छुटकी से पता चला था कि अनिरुद्ध पूरा स्टोरेज ब्रेसलेट भरकर वापस लौट रहा है, और यह सुनकर आदर्श की फिक्र काफी कुछ कम हो गई थी। अगर अनिरुद्ध समय रहते लाल जादुई बूटी के साथ वापस लौट आता तो उनकी सारी मुसीबत हल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ विराट काले सांप ने उस डिफेक्टिव ब्लड सीरम के लगभग 2 ट्रक उल्टा दिए थे। इतने सारे सीरम्स पीने के बाद वो अचानक से सो गया था। उसके शरीर पर जो घाव थे वो और पक गए थे। हालांकि आदर्श को अब भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि विराट काला सांप फिर से ठीक हो पाएगा या नहीं। मिस्टर दिग्विजय ने भावना को बुला लिया था, इसलिए आदर्श को अब अकेले ही विराट काले सांप की पहरेदारी करनी पड़ रही थी। आदर्श विराट काले सांप के साथ अकेला था। जैसे भावना विराट काले सांप के सिर पर चढ़कर बैठ जाती थी, आदर्श भी बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया था। विराट काले सांप को वो डिफेक्टिव ब्लड सीरम्स पिलाने के बाद आदर्श का डर काफी कम हो गया था। देखा जाए तो भले ही विराट काले सांप की साइज बहुत बड़ी थी, लेकिन वो बहुत नरम दिल था। आदर्श को इस बात पर तब भरोसा हो गया था जब इतना टॉर्चर सहने के बाद भी विराट काला सांप सिर्फ भावना के बारे में सोच रहा था। आदर्श ने जब विराट काले सांप को पास से देखा तो उसे समझ आया कि उसकी स्किन अब धीरे धीरे निकल रही थी। गहरे गहरे जख्म भी बाहर गिरने लगे थे। आखिर ये चल क्या रहा है? इसके घाव ऐसे झड़ कैसे रहे हैं? आदर्श ये देखकर चौंक गया था। जब आदर्श विराट काले सांप के सिर पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर से कुछ अलग हो रहा था। तभी आदर्श को एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई और नहीं बल्कि छुटकी थी। आदर्श ने मुड़कर उसे देखा और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो अनिरुद्ध की मिशन में मदद कर रही थी ना? उसका मिशन पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं। खैर, मैं उसके मिशन में यहां रहकर भी मदद कर सकती हूं। छुटकी ने आदर्श को अपना मिनी लैपटॉप दिखाकर कहा। छुटकी की आंखें उसके लैपटॉप पर ही थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विराट काला सांप 2 हिस्सों में बंट रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइटनिंग की शक्ति ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया? ये तो बहुत ही बुरी खबर है, आदर्श ने कहा। छुटकी विराट काले सांप के पास चलकर आई और एक छोटी सी क्यूट सी बंदरिया की तरह उसके ऊपर चढ़ने लगी। उसके अंदर डर का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। जब वो आदर्श के पास पहुंची तो उसने विराट काले सांप को ध्यान से देखा और उसने कहा, क्या मतलब 2 हिस्सों में बंट रहा है? तुम सच में पूरे बेवकूफी हो। ध्यान से देखो, उसकी स्किन झड़ रही है। वो 2 हिस्सों में नहीं बंट रहा है। छुटकी बिल्कुल एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा की तरह आदर्श को समझा रही थी। आदर्श ने ध्यान से देखा और उसे आखिर में बात समझ में आ ही गई। वो मुस्कुराकर कहा, इतनी परेशानी के बाद भी विराट काले सांप की स्किन झड़ने की प्रोसेस पूरी हो गई। अब तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। भावना मैम ये खबर जानकर बहुत खुश होंगी। हाँ, अगर अनिरुद्ध भी सुरक्षित वापस लौट आया तो पूरी मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाएगी। छुटकी ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अचानक छुटकी विराट काले सांप के सिर पर ही बैठ गई और कंफ्यूज टोन में बोली, अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा मतलब? कौन आगे नहीं बढ़ रहा है? आदर्श ने भी कंफ्यूज होकर पूछा। अनिरुद्ध, मैप में दिख रहा है लेकिन वो अचानक रुक गया है और वो अभी जमीन पर ही है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आसपास कोई ताकतवर डीमन बीस्ट भी नहीं है। उसे तो पश्चिमी किले में जाकर रुकना था ना, तो फिर वो यहां क्यों रुका है? छुटकी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? आदर्श ने परेशान होकर कहा। सच कहा जाए तो आदर्श अनिरुद्ध की बहादुरी से काफी इंप्रेस था। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते थे जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें, और अनिरुद्ध तो अभी महज 17 साल का ही था। पश्चिमी किले के पास वाले जंगल में अनिरुद्ध अपने गरुड़ पर पूरी तरह से लेट गया था ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसके ऊपर पूरा आसमान सफेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आसमान पर उन्होंने कब्जा कर लिया था।
जब भी वो ऊपर देखता तो उसे सफेद जादुई बाजों के पंजे दिखाई देते और उसकी पीठ में झुरझुरी दौड़ जाती। सफेद जादुई बाज बहुत ही तेजी से और पूरी शक्ति से अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। ना तो अनिरुद्ध ने आज तक कोई युद्ध देखा था और ना ही एक साथ इतने डीमन बीस्ट को देखा था। वो छिपने के लिए अपने गरुड़ पक्षी का इस्तेमाल कर रहा था और उसे डर था कि कहीं वो डीमन बीस्ट उसे देख न ले। लेकिन इस वक्त वो किसी डीमन बीस्ट के डर की वजह से नहीं रुका था, बल्कि उसका रास्ता रोक रखा था एक आदमी ने। तुम्हारा नाम अनिरुद्ध है ना? मैं हूं मंत्री पीडी। शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लाओ, अब वो लाल जादुई बूटी मुझे दे दो। मैं इन्हें सीधा क्वारंटाइन जोन में ले जाऊंगा ताकि सारे लोगों की जान बच जाए। अनिरुद्ध चुपचाप अपने सामने खड़े बिन बुलाए मेहमान को देख रहा था। वो जानता था कि ये इंसान मंत्री पीडी थे, जो माया नगरी की जनता में काफी फेमस थे, लेकिन अनिरुद्ध को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो छुटकी और आदर्श से सारा सच जान चुका था। वो जानता था कि महामारी के पीछे मंत्री पीडी का ही हाथ था। अनिरुद्ध ये नहीं जानता था कि मंत्री पीडी यहां क्यों आए थे, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि वो उन जैसे गिरे हुए इंसान को लाल जादुई बूटी नहीं दे सकता था। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इन्हें खुद जनरल तक पहुंचाऊंगा, और अगर आप इन्हें क्वारंटाइन जोन में ले जाना चाहते हैं तो मुझे जनरल के पास ले चलिए। वहां ये स्टोरेज ब्रेसलेट मैं आपको दे दूंगा, अनिरुद्ध ने कहा। मंत्री पीडी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अनिरुद्ध को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोले, तुम एक आम लड़के हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं तुम्हें जनरल के पास लेकर जाऊं? तो फिर आप ही बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, अनिरुद्ध ने पूछा। अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो स्टोरेज ब्रेसलेट अभी इसी वक्त मुझे दे दो। मंत्री पीडी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह नफरत ने ले ली थी। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो मंत्री पीडी अनिरुद्ध से वो लाल जादुई बूटी लेने के लिए अपने किसी भी आदमी को भेज देते, लेकिन आसमान में घमासान युद्ध चल रहा था और ऐसे में किसी का भी अनिरुद्ध तक पहुंचना नामुमकिन था। मंत्री पीडी एक शैडो एलिमेंट सुपर लेवल मैजिशियन थे, इसलिए वहां तक इतनी आसानी से वो पहुंच गए थे। पूरे माया नगरी और पश्चिमी किले में ऐसा कोई नहीं था जो इतने घमासान युद्ध के दौरान वहां तक पहुंच जाता। मंत्री पीडी भी हैरान हो गए थे कि एक 17 साल का लड़का इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो लाल जादुई बूटी ले आया था जो इस महामारी का इलाज था। लेकिन मंत्री पीडी का यह सोचना था कि वो खुद माया नगरी के हीरो बनकर इस दवाई को वहां लेकर जाएं, ताकि कोई भी उन पर महामारी शुरू करने का इल्जाम न लगा पाए। देखा जाए तो अभी उनकी कुर्सी खतरे में थी। मंत्री राजेश का उन पर से भरोसा उठ गया था, और अगर अब वो ये दवा लेकर माया नगरी नहीं पहुंचते तो उनके लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती थीं। लेकिन अगर वो ये लाल जादुई बूटी यानी कि महामारी से मुक्त होने की संजीवनी लेकर पहुंच जाते तो वो पूरे शहर के रक्षक बन जाते। इसके बाद मंत्री राजेश तो क्या, कोई भी उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। उल्टा उनकी पावर और पोजीशन पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती। और वैसे भी इस बार तो उनके लिए काम और भी आसान था। उनके सामने सिर्फ 17 साल का एक लड़का था जिसे वो आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते थे। ओह अच्छा, मंत्री पीडी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। क्या अब तुम मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो? क्या आप इसे छीनने के बारे में सोच रहे हैं? अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई मंत्री इतना बुरा कैसे हो सकता है। मेरी बात सुनो लड़के, मुझे ये ब्रेसलेट दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें इसके बदले ढेर सारा पैसा भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो कल का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, मंत्री पीडी ने नफरत भरी टोन में कहा। उनका ऑरा बेहद डरावना हो गया था, एकदम डार्क और नेगेटिव। जो बूढ़ा मंत्री पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता था और अच्छा बनने का ढोंग करता था, वो अब एक वहशी दरिंदा बन गया था। अचानक से चारों तरफ मंत्री पीडी का खतरनाक ऑरा फैल गया। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली और डरावना था कि अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी ने डर के मारे अपने कदम पीछे कर लिए। अनिरुद्ध बुरी तरह से कांपने लगा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मंत्री पीडी काफी शक्तिशाली था और उसकी नजरें ऐसी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। फिर अनिरुद्ध तो महज एक प्राइमरी मैजिशियन था। मैं ये आखिरी बार कहूंगा, वो स्टोरेज ब्रेसलेट मुझे दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा,
मंत्री पीडी ने कहा। अनिरुद्ध ने उस स्टोरेज ब्रेसलेट को और कसकर पकड़ लिया। वो किसी भी कीमत पर उसे मंत्री पीडी को नहीं देने वाला था। इसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वो आर्मी के जनरल तक इसे पहुंचाए। उसे मंत्री पीडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो इसे इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंचने भी देगा या नहीं। आखिर उसी की वजह से तो यह सब हो रहा था। अरे मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा दूसरा एलिमेंट कर्स एलिमेंट है। मैं जानता हूं आज तक तुमने उसकी शक्ति नहीं देखी होगी। मंत्री बनने के बाद आज तक मैंने किसी को भी मारने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। और मैं एक बात तुम्हें और बता दूं, जितने भी लोग मेरे इस एलिमेंट से मरे हैं वो सब तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। मंत्री पीडी ने अपने हाथ से अनिरुद्ध की तरफ कुछ इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, किसी बुरी काली शक्ति को। अचानक अनिरुद्ध और उसके गरुड़ पक्षी के ठीक ऊपर हवा में एक बहुत ही बड़ी काली मकड़ी आ गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह मंत्री पीडी के हाथ की कठपुतली थी, क्योंकि उस मकड़ी से जुड़ी स्ट्रिंग्स मंत्री पीडी के हाथ में थी। मंत्री पीडी ने अपना हाथ घुमाया और अनिरुद्ध और उसके गरुड़ के चारों तरफ अंधेरा छा गया। देखते ही देखते यह काला घना अंधेरा मानो रस्सियों में बदल गया और उन्हें अपने अंदर जकड़ने लगा। अगले ही पल वहां एक मकड़ी का जाल उभर आया और हवा में तैर रही वो मकड़ी अपने जाल से अनिरुद्ध को बांधने लगी। इंसानों को कर्स एलिमेंट से सबसे ज्यादा खतरा होता था। जो काली घनी अंधेरी रस्सियां इंसानों को जकड़ लेती थीं, वो उनकी शक्ति भी अपने अंदर खींचती जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो एक इंसान की आत्मा को भी चूस लेती थी। अनिरुद्ध के साथ भी यही हो रहा था। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे ऐसे पाप करना अच्छा नहीं लगता। आखिर मुझे मरने के बाद जन्नत में जो जाना है। तुम मुझे ब्रेसलेट दे दो, मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त कर दूंगा, मंत्री पीडी ने कहा। अनिरुद्ध उन रस्सियों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दर्द के कारण उसका चेहरा नीला हो गया था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अंधेरी रस्सी ने उसका गला दबा कर रखा था, इसीलिए उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मंत्री पीडी अपने शिकार की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का दया की भीख मांग रहा हो, लेकिन पीडी के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ से किसी चीज को मसलने का इशारा किया। उस मकड़ी ने सारी रस्सियां खींच दी। अचानक अनिरुद्ध की पूरी शक्ति खत्म हो गई। उसकी आधा से ज्यादा आत्मा उस मकड़ी ने चूस ली थी। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ गया था और वो बहुत कमजोर हो गया था। अचानक उसकी आंखें, जो अब तक जिंदगी के लिए लड़ रही थीं, अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए लड़ रही थीं, अब हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसने अपनी आखिरी सांस तक अच्छाई के लिए लड़ाई की। बेवकूफ कहीं का। मंत्री पीडी अनिरुद्ध के पास गया और उसके हाथ से वो स्टोरेज ब्रेसलेट निकाल लिया। वो ब्रेसलेट हाथ में आने के बाद मंत्री पीडी ने अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अगर अनिरुद्ध के पास वो लाल जादुई बूटी नहीं होती तो वो कभी भी अनिरुद्ध पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मंत्री पीडी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। अब उसे जल्द से जल्द माया नगरी के क्वारंटाइन जोन में पहुंचना था। महामारी के एंटीडॉट के साथ वो सबको अपनी साइड कर सकता था। अपने शैडो एलिमेंट की मदद से मंत्री पीडी आसानी से युद्ध के मैदान से होते हुए माया नगरी के लिए निकल गया और उस जवान लड़के की लाश को वहीं छोड़ आया। उधर छुटकी विराट काले सांप के सिर पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। इडियट! उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। पश्चिमी किले के पास जंगल में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसने अपने ब्लूटूथ डिवाइस से सुन लिया था। छुटकी मंत्री पीडी को नहीं बल्कि अनिरुद्ध को बुरा भला कह रही थी। उसे यह गुस्सा आ रहा था कि अनिरुद्ध ने वो ब्रेसलेट मंत्री पीडी को क्यों नहीं दे दिया। एक प्राइमरी मैजिशियन होने के बाद भी उसने कैसे सोच लिया कि वो मंत्री पीडी का सामना कर लेगा। अगर वो ब्रेसलेट उस मंत्री को दे देता तो कम से कम अभी तो वो जिंदा होता। छुटकी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। भले ही वो अनिरुद्ध को बुरा भला कह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अनिरुद्ध बहुत ही होशियार था। मंत्री पीडी के वहां आते ही उसने अपना खास कम्युनिकेशन डिवाइस चालू कर दिया था ताकि छुटकी सब कुछ सुन ले। मंत्री पीडी सोच भी नहीं सकता था कि उसका यह गुनाह छुटकी और आदर्श को पता चल गया था। अंधेरी मकड़ी का जाल, वो तो किसी की भी आत्मा खींच लेता है, आदर्श ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। वो इस स्पेल से बखूबी वाकिफ था। जब भावना और उसने काल का पीछा किया था तब उसने अपने कर्स एलिमेंट से शेखावत फैमिली के 4 मैजिशियंस को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था।
अनिरुद्ध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका कल्टीवेशन तो उन 4 मैजिशियन से भी काफी कम था। वो क्या उस इंटरमीडिएट मैजिक स्पेल से खुद को बचा पाता? मंत्री पीडी सच में बहुत क्रूर था। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए एक 17 साल के लड़की की जान ले ली थी। छुटकी छुटकी तुम परेशान मत हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो। आदर्श ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूं? मुझे नहीं पता कि कर्स एलिमेंट क्या होता है? छुटकी गुस्से में चिल्लाई। वो मंत्री पीडी तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आदर्श का दिल बैठ गया था। महामारी की असली जड़ मंत्री पीडी ही था। आदर्श को पहले लगता था कि मंत्री पीडी उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसने एक 17 साल के लड़के का खून करके यह दिखा दिया था कि वो कितना गिरा हुआ इंसान था। आदर्श को तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना कठोर दिल, क्रूर और बेशर्म कैसे हो सकता है। पहले तो मंत्री पीडी ने उस महामारी की शुरुआत की जिसकी वजह से सफेद जादुई बाजों ने माया नगरी पर हमला किया और शहर इतने बड़े खतरे में आ गया। इसके बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने खुद के आदमी मिस्टर संतोष को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और फिर उस लड़के की जान ले ली जो अपनी जान खतरे में डालकर पूरे शहर के लिए लाल जादुई बूटी लाया। वो एक ऐसे लड़के को कैसे मार सकता था जिसका दिल इतना साफ था? आदर्श को पहले लगता था कि बख्तावर सबसे सिरफिरा आदमी था जिसे वो जानता था, लेकिन मंत्री पीडी तो उससे भी 4 कदम आगे निकला। ना सिर्फ उसने अनिरुद्ध को मारा था, बल्कि उसके बाद जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने कोई गेम जीत लिया हो। आदर्श को बखूबी याद था कि कैसे अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे समझे किले के मीटिंग रूम में चला गया था और उसकी आंखों में अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। आदर्श को ऐसा महसूस हो रहा था कि गुस्से से उसका सीना फट जाएगा। यह मंत्री अगर 10,000 बार भी मर गया तो भी इसका पाप कभी कम नहीं होगा। पश्चिमी किले के ऊपर का आसमान सफेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। इंसानों और सफेद जादुई बाजों की सेना में कांटे की टक्कर चल रही थी। चारों तरफ युद्ध की आवाज गूंज रही थी। शहर के लोग डरे हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सफेद जादुई बाज शहर तक ना पहुंच पाए, वरना उनका पूरा शहर तबाह हो जाता। किले के आसपास 10 किलोमीटर का रेडियस युद्ध के मैदान में बदल गया था। परेशानी यह थी कि मैजिशियंस काफी कम थे और सफेद जादुई बाज बहुत ज्यादा। पश्चिमी किले के सारे सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे थे। वो सब उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन पर ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स बना लिए थे जिन पर खड़े होकर वो सफेद जादुई बाजों पर हमला कर रहे थे। वो उन्हें रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो कर रहे थे। यह युद्ध 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जमीनी लेवल पर सारे प्राइमरी और इंटरमीडिएट मैजिशियंस सफेद जादुई बाजों की विशाल सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नीचे आए और उनसे लड़ें। इसी तरीके का इस्तेमाल करके वो कई सारे सफेद जादुई बाजों को मार चुके थे। किले के ठीक ऊपर का आसमान इस युद्ध की असली जगह थी। यहां वो एडवांस्ड मैजिशियंस सफेद जादुई बाजों से लड़ रहे थे जो आसमान में उड़ सकते थे। हर एडवांस्ड स्पेल अपनी अपार शक्ति के साथ सैकड़ों सफेद जादुई बाजों को मार सकते थे। भले ही एडवांस्ड मैजिशियंस बहुत कम थे, लेकिन उनके हारने के कोई चांसेस नहीं थे। इसके और ऊपर बादलों में एक्सपर्ट्स 4 पंजों वाले जादुई बाजों से लड़ रहे थे। भले ही वो दूसरी तरफ के कमांडर लेवल 4 पंजों वाले बाज ही क्यों ना हो, या फिर इस तरफ के शाही गार्ड्स, कमांडर्स या फिर मैजिक कोर्ट के जजेस हों, हर एक मौत युद्ध के नतीजे को बदल सकती थी। वहां कम से कम 10 4 पंजे वाले जादुई बाज थे। उनकी साइज काफी बड़ी थी और उनके पंजों में पहाड़ों को चूर करने की शक्ति थी। उनमें से एक भी शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। 10 के तो फिर क्या ही कहने। 10 के 10 4 पंजे वाले बाज बादलों के ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। उनकी नफरत भरी नजरें छोटे छोटे इंसानों पर भी थीं जो उनके ठीक नीचे हवा में उड़ रहे थे। सर्वेंट क्लास और वॉरियर क्लास सफेद जादुई मैजिशियंस इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते थे क्योंकि वो ऊपर की तेज हवा और कम तापमान का सामना नहीं कर सकते थे। 4 पंजे वाले जादुई बाज अलग अलग होकर नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसने आसमान में ढेर सारी जगह घेर ली थी। इससे और ज्यादा हाइट पर फॉर्मेशन के ठीक बीचों बीच सिल्वर कलर के पंखों वाला विशाल बाज उड़ रहा था। वो इन सारे कमांडर लेवल बीस्ट के बीच था।
उसके पंख बाकी के सफेद जादुई बाजों से अलग थे। उसके सिल्वर पंखों से पता चल रहा था कि वो बाकी जादुई बाजों में सबसे शक्तिशाली था। उसकी ये सिल्वर पंख स्टील ब्लेड से भी ज्यादा नुकीले थे। ये सफेद जादुई बाजों का राजा लगभग एक कमरे के बराबर बड़ा था। वो अपनी घमंडी नजरों से इंसानों की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसे उन पर हंसी आ रही थी। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसे कोई डर नहीं था कि वो इंसानों के इलाके में आ गया था। उसके चारों तरफ उड़ रहे 10 चार पंजे वाले जादुई बाज उसके लिए रास्ता साफ कर सकते थे। उसे तो उन हजारों सफेद जादुई बाजों की सेना की भी कोई जरूरत नहीं थी। क्या वो सफेद जादुई बाजों का राजा है? मिस्टर अनंत ने शॉक होकर पूछा। और कौन होगा जिसे यहां तक 10 चार पंजे वाले बाज अपनी पूरी सुरक्षा में लाएंगे? दिग्विजय ने परेशान होकर कहा। सफेद जादुई बाजों का राजा, बर्फीली पहाड़ी के जंगलों का सरताज और सफेद जादुई बाज इसके इलाके में रहने वाले सिटीजन्स, उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि वो सब एक साथ मिलकर दिन में भी सूरज को छिपा सकते थे। देखा जाए तो पश्चिमी किला इसलिए नहीं बनाया गया था ताकि मैजिशियंस सफेद जादुई बाजों के खिलाफ पहरा दे सकें। असलियत तो यह थी कि सफेद जादुई बाजों ने आज तक इंसानों पर हमला ही नहीं किया था और इसलिए इंसान उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, या फिर इन बाजों के राजा के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए 19 चार पंजों वाले कमांडर लेवल बाज थे। एक कमांडर लेवल डीमन बीस्ट से ही लड़ने में मैजिशियंस के पसीने छूट जाते थे, तो फिर वो उस बाजों के राजा का सामना कैसे करते? हमें बाजों के राजा तक पहुंचने के लिए पहले उन 10 कमांडर लेवल 4 पंजों वाले बाजों से निपटना होगा, मंत्री राजेश ने सारे मैजिशियन से कहा। उनका सोचना एकदम सही था। जब तक वो उन 10 कमांडर लेवल बाजों से नहीं निपटते, बाजों के राजा पर एक भी हमला कर पाना नामुमकिन था। मंत्री जी, मुझे डर है कि हमारे पास बाजों के राजा को रोकने के लिए शक्ति नहीं बची है। सच कहूं तो हम सब एक साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते, आर्मी के जनरल ने कहा। हमारे पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। पहले चलकर उनमें से कुछ कमांडर लेवल बाजों को मारते हैं, वरना उन्हें लगेगा कि वो सेफ जोन्स में आकर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही मंत्री राजेश ने यह कहा, उनके चारों तरफ एक शक्तिशाली और खतरनाक ऑरा आ गया। ये बोलने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने फायर विंग्स एक्टिवेट किए और एक कमांडर लेवल बाज पर हमला करने के लिए चले गए। शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत भी तुरंत अपने विंड विंग्स एक्टिवेट करके उनके पीछे पीछे गए। मंत्री राजेश की शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं, मिस्टर अनंत ने कहा। आमतौर पर शाही गार्ड्स एनफोर्समेंट यूनियन के लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होते थे और शाही गार्ड्स के हेड होने के नाते मिस्टर हरप्रीत को मैजिशियंस में बेस्ट माना जाता था। लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री राजेश की स्पीड से उड़ने में परेशानी हो रही थी। यहां तक कि उनके एलिमेंट्स का ऑरा भी मंत्री राजेश के एलिमेंट्स के ऑरा से कम था, जो हैरान कर देने वाला था। दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स के बीच का युद्ध बहुत ऊंचाई पर हो रहा था और नीचे जमीन के पास सर्वेंट क्लास सफेद जादुई बीस्ट्स और मैजिशियंस भी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। इस युद्ध के मैदान से कुछ दूरी पर एक जंगल था। वहां पेड़ों के बीच एक ग्रे कलर का गरुड़ पक्षी, जो बाकी डीमन बीस्ट से थोड़ा अलग था, वो इस इलाके के चक्कर लगा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद गुस्से में था। उसकी आवाज बिल्कुल किसी बांसुरी की आवाज जैसी थी और काफी दूर तक जा रही थी, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसके रंग से दिख रहा था कि वो एक मिक्स ब्रीड था। वो सफेद जादुई बाजों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पास ही हवा में उड़ रहे सफेद जादुई बाजों को उनका खाना मिल गया था। उनकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं। वो गरुड़ बार बार आवाज कर रहा था, लेकिन उन सफेद जादुई बाजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक सफेद जादुई बाज जो बाकियों से ज्यादा भूखा था, जमीन पर पड़ी हुई लाश को देखकर तुरंत ही नीचे की तरफ उड़ने लगा। उस गरुड़ ने गुस्से से हुंकार भरी और सीधा जाकर उस सफेद जादुई बाज से टकरा गया, जो आसमान से नीचे उस लाश की तरफ ही आ रहा था। वो दोनों ही जोर से जमीन पर गिर गए। जब बाकी के सफेद जादुई बाजों को पता चला कि वो गरुड़ एक इंसान को बचा रहा था, तो वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगे। वो गरुड़ तुरंत उठा और उस मरे हुए 17 साल के लड़के के सामने आकर उसने अपने पंख फैला लिए, जो अभी पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए थे। उसने अपना सिर उठाया और आसमान से आ रहे सफेद जादुई बाजों को गुस्से से देखा। उसकी आंखों में एक आग थी।
अपने मालिक की लाश को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ईशाना सैनिकों के बंकर्स के पास एक छोटे से कमरे की तरफ जा रही थी। ज्यादातर बैटल मैजिशियंस युद्ध में गए थे, इसलिए कैंप में कम लोग ही बचे थे। ईशाना अनिरुद्ध के कमरे में जा रही थी। भले ही वो एक छोटा सा स्टोर रूम था, लेकिन उसने उसे एकदम साफ सुथरा रखा था। वहां सिर्फ कुछ ग्रे पंख फैले हुए थे। कैप्टन अनिरुद्ध अभी पूरी तरह मिलिट्री में नहीं आया है, इसलिए हम उसके लिए एक बंकर नहीं दे पाए। उसका भाई एक बैटल मैजिशियन था और गरुड़ पक्षियों को काबू करना भी जानता था। जब वो अचानक एक मिशन पर गायब हो गया तो मैंने अनिरुद्ध का ख्याल रखने के लिए उसे यहां रख लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो बीस्ट मास्टर से काम भी सीख रहा है। क्या उसने कोई शरारत की? वहां मौजूद एक बीस्ट मास्टर ने कहा। ईशाना उसके कमरे में गई और सामने दीवार पर लगे हुए फोटो फ्रेम को निकालकर ध्यान से देखने लगी। उस तस्वीर में एक जवान मैजिशियन अपना हाथ अनिरुद्ध के सिर पर रखे हुए था, जो लगभग 12-13 साल का दिख रहा था। उस जवान मैजिशियन के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन अनिरुद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटो खिंचवाने में शर्मा रहा था। उसके बगल में एक ऊंचा पूरा हट्टा कट्टा सफेद गरुड़ पक्षी खड़ा था और अनिरुद्ध बहुत ही संभाल कर अपने हाथ में एक अंडा पकड़े हुए था, जो ग्रे कलर का था। उसके पकड़ने के ढंग से साफ समझ में आ रहा था कि वो उस ग्रे अंडे का कितना ध्यान रखता था। अनिरुद्ध उस मिक्स ब्रीड गरुड़ की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, उसके साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं करता। आखिर करेगा भी क्यों? वो अंडा उसके भाई ने उसे तोहफे में दिया था और उसके बाद ही वो लापता हो गया। आमतौर पर हम यहां किसी को मिक्स ब्रीड गरुड़ नहीं पालने देते, लेकिन उसके भाई के जाने के बाद अनिरुद्ध का और कोई था भी नहीं, इसलिए हमने उसे यहां रहने दिया। आखिर वो है तो अभी एक लड़का ही ना, और वो हमेशा कहता है कि एक दिन पश्चिमी किले का सबसे ताकतवर गरुड़ मैजिशियन बनेगा। मैं जानता हूं कि उसने जनरल का ऑर्डर नहीं माना, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मामला इतना सीरियस होगा कि आपको, यानी कि मैजिक कोर्ट की एक मेंबर को यहां तक आना पड़ेगा। अगर आप उसे सजा देने आई हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे ज्यादा सख्त सजा मत दीजिएगा। वो अभी थोड़ा नासमझ है, लेकिन आगे से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूं। बस इस बार उसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। बीस्ट मास्टर नहीं जानता था कि अनिरुद्ध के साथ क्या हुआ था। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध ने कोई गलती की थी, इसलिए ईशाना यहां आई थी और वो यही सोचकर उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रहा था। देखा जाए तो वो बीस्ट मास्टर अनिरुद्ध के भाई का काफी करीबी दोस्त था। भले ही वो हमेशा अनिरुद्ध के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था, लेकिन उसे उसकी उतनी ही फिक्र रहती थी। वो नहीं चाहता था कि एक छोटी सी गलती के लिए अनिरुद्ध को आर्मी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि महज एक ही साल में वो एक ऑफिशियल बैटल मैजिशियन बनने वाला था। उसका सारा सामान पैक करके मुझे दो, और साथ ही साथ अपने कमांडर से कहो कि वो हमेशा उसे एक गरुड़ बैटल मैजिशियन का ओहदा देकर ही याद करें। ईशाना ने उस फोटो फ्रेम को मेज पर रखकर बीस्ट मास्टर से कहा, गरुड़ बैटल मैजिशियन? आप उसे मिलिट्री रैंक देने आई हैं? बीस्ट मास्टर ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन तभी उसे ईशाना की पूरी बात याद आई और वो बोला, आपने क्या कहा? याद करें मतलब? किसी को याद करना और किसी को मिलिट्री में ओहदा देना दोनों अलग अलग बातें थीं। मिलिट्री में किसी मैजिशियन को याद तब करते हैं जब वो शहीद हो जाता है, और उसे ओहदा तब देते हैं जब वो जिंदा रहता है। वो बीस्ट मास्टर एक मामूली पोस्ट पर था, इसलिए नहीं जानता था कि मीटिंग रूम में क्या हुआ था। इसलिए जब ईशाना आई तो उसे लगा कि अनिरुद्ध ने कोई परेशानी खड़ी की होगी। हमें माफ कर दीजिए, हम उसे बचा नहीं पाए, ईशाना ने उस बीस्ट मास्टर से दुखी होकर कहा। उसे सचमुच इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा था कि वो अनिरुद्ध जैसे बहादुर लड़के को नहीं बचा पाई थी। वो बीस्ट मास्टर बस किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस सच को नहीं मानना चाहता था कि उसके दोस्त का भाई, जो उसकी जिम्मेदारी था, अब मर चुका था। बस एक साल और अनिरुद्ध एक बैटल मैजिशियन बनने वाला था, लेकिन अचानक सब बदल गया था। यह उससे बेहतर और कोई भी नहीं जानता था कि अनिरुद्ध एक बैटल मैजिशियन बनने के लिए कितना उतावला था। वो बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता था और उसी के नक्शे कदमों पर भी चल रहा था। उसके पास मिक्स ब्रीड गरुड़ पक्षी होने के कारण सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे,
लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी उम्मीद के दम पर आगे बढ़ता रहा। बीस्ट मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो बस जानना चाहता था कि अनिरुद्ध के साथ ऐसा क्या हुआ था। बीस्ट मास्टर, बीस्ट मास्टर! अचानक बंकर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। बीस्ट मास्टर को अभी अभी अनिरुद्ध की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं यहां हूं, बीस्ट मास्टर ने कुछ देर बाद धीमी आवाज में कहा। आपकी गार्ड पोस्ट की तरफ एक लाल गरुड़ पक्षी उड़कर आ रहा है। कोई कह रहा है कि यह वही गरुड़ है जिसकी आप देखभाल कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे मारें या फिर नहीं। आप जल्दी मेरे साथ चलकर देखिए, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर बीस्ट मास्टर बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। जहां तक उसे याद था कि आज तक उसने कोई भी लाल गरुड़ पक्षी नहीं पाला था। चलो वहीं चलकर देखते हैं। वो दोनों तुरंत अनिरुद्ध के कमरे से निकलकर गार्ड पोस्ट की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कई सारे वर्कर्स और कुछ सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो गरुड़ पक्षी उन पर हमला करने के लिए आ रहा था या फिर नहीं। तभी ईशाना और बीस्ट मास्टर ने देखा कि एक लाल गरुड़ पक्षी बेहद अजीब ढंग से उड़कर उनकी तरफ ही आ रहा था। दूर से ऐसा लग रहा था कि उसे काफी चोट लगी थी और बार बार वो अपना बैलेंस भी खोते जा रहा था, लेकिन गिरने से पहले अपने पंख फिर से फड़फड़ाने लग जा रहा था। आखिर में जब वो गरुड़ पक्षी उनके गार्ड पोस्ट से सिर्फ 50 मीटर दूर गया, तब बीस्ट मास्टर ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सोचना एकदम सही था। उसने आज तक एक भी लाल गरुड़ पक्षी नहीं पाला था, और वो गरुड़ पक्षी लाल नहीं था बल्कि खून से सना हुआ था। आखिर में बीस्ट मास्टर को समझ आया कि वो कोई लाल गरुड़ नहीं बल्कि उसका रंग ग्रे था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका सिर, उसके पंख, उसके पंजे, सब कुछ उसके शरीर के हर हिस्से पर जख्म था। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसे चोट नहीं लगी थी। उसका खून लगातार बह रहा था और यही कारण था कि वो देखने में एक लाल गरुड़ की तरह लग रहा था। उस बीस्ट मास्टर को आर्मी में रहते हुए 10 से ज्यादा साल बीत गए थे और उसने लोगों को मरते हुए देखा था, इसीलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब उसने उस गरुड़ को गार्ड पोस्ट पर उतरते हुए देखा और उसकी पीठ पर एक 17 साल के लड़के की लाश देखी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखकर ईशाना भी चौंक गए थे। वो ग्रे गरुड़ किसी तरह अनिरुद्ध को वापस लेकर आ गया था। किले से इतना दूर होने के बाद भी वो पूरे युद्ध के मैदान को पार करके न जाने कितने सफेद जादुई बाजों से लड़कर अपने मालिक को वापस ले आया था। उसके पंख पूरी तरह से खून से लाल हो गए थे। पोस्ट पर उतरने के बाद वो गरुड़ फिर से नहीं उड़ा, वहीं सबके सामने गिर गया। उसकी आधी टूटी हुई गर्दन अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गई थी और उसकी आंखों में अब जान नहीं बची थी। वो गरुड़ पक्षी भी अपने मालिक की तरह ही इस दुनिया से चल बसा था। ईशाना ने कई शक्तिशाली गरुड़ पक्षियों को देखा था। उनके पास अपार ताकत थी और उनके पंख बेहद खूबसूरत थे, लेकिन आज के बाद उसे सिर्फ एक गरुड़ पक्षी याद रहने वाला था, और वो रहा अनिरुद्ध का मिक्स ब्रीड ग्रे गरुड़ पक्षी। वो भी बिल्कुल अपने मालिक की तरह ही बहादुर और जाबाज था। उन दोनों शहीदों को देखकर ईशाना की आंखों से आंसू बहने लगे। पश्चिमी झील में छुटकी और आदर्श ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से जंगल में जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ सुन चुके थे। उन्होंने उस गरुड़ की चीखें भी सुनी थीं जब वो अनिरुद्ध को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो भी बिल्कुल अपने मालिक की तरह ही बहादुर था। अनिरुद्ध को वापस ले जाने के लिए वो न जाने कितने सफेद जादुई बाजों से लड़ गया था। आखिर वो गरुड़ अनिरुद्ध को किले तक तो ले ही गया था, लेकिन उनके दिल अभी शांत नहीं हुए थे। उनके दिल में मंत्री पीढ़ी के लिए नफरत आग की तरह धधक रही थी। वो उसे जल्द से जल्द उसके किए की सजा दिलवाना चाहते थे। छुटकी और आदर्श के देखभाल करने के बाद वो विराट काला सांप उठ गया था। जब वो दोनों अनिरुद्ध जैसे एक बहादुर लड़के के मरने का शोक मना रहे थे, तब तक विराट काले सांप के पूरे घाव गायब हो गए थे और उसके शरीर पर एक नई स्किन भी आ गई थी। उसकी पुरानी स्किन जिस पर जगह जगह जख्म थे, वहीं पानी में पड़ी हुई थी। भले ही विराट काला सांप पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया था, लेकिन अब ना ही वो कहीं से थका हुआ लग रहा था और ना ही कमजोर। जब उसकी स्किन बदलने की प्रोसेस पूरी हो गई थी, तब उसने भी आदर्श और छुटकी के साथ सब कुछ सुन लिया था। वो जानता था कि अनिरुद्ध और उसके गरुड़ के साथ क्या हुआ था। अचानक उसने एक जोर की आवाज की
मानो जैसे अपने ऊपर बैठे हुए इंसानों को गम की गहरी नींद से उठा रहा हो, उन्हें उनके दुख से बाहर आने को कह रहा हो। आदर्श अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि विराट काला सांप पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी नई स्किन एकदम चमक रही थी और उसकी साइज ही ये बताने के लिए काफी थी कि वो कितना शक्तिशाली था। विराट काले सांप ने फिर जोर की आवाज की। उसकी नजरें पश्चिम के आसमान की तरफ थीं। वहां वो अपने दुश्मनों को महसूस कर पा रहा था। वो नहीं भूला था कि मंत्री पीडी ने कैसे उसे महामारी के लिए फंसा दिया था। क्या तुम्हें अपना बदला लेना है? आदर्श ने विराट काले सांप के गुस्से को महसूस करते हुए कहा। विराट काला सांप इंसानों की भाषा समझता था। धीरे धीरे वो झील में इतना ऊपर उठा कि आसपास का इलाका देख सके। उसके बाद उसने अपना मुंह खोला और जोर की हुंकार भरी। वो अपने दुश्मनों को सतर्क कर रहा था जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। अब धरती पर उन लोगों का समय खत्म हो चुका था। अगले ही पल उसके शरीर से खतरनाक ऑरा निकलने लगा। उसके पास अपार शक्ति थी। क्या तुम्हारी प्रोसेस पूरी हो गई? आदर्श ने चौंक कर पूछा। वो अब भी विराट काले सांप के सिर पर खड़ा हुआ था। इसके पहले तो आदर्श को विराट काले सांप से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब आदर्श ने उसका गुस्सा महसूस किया तो वो समझ गया कि उन दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। मंत्री पीडी बहुत ही शक्तिशाली इंसान था और शहर को बचाने का आखिरी रास्ता उसके पास था। अगर वो लाल जादुई बूटी लेकर क्वारंटाइन जोन पहुंच जाता तो समाज में उसका रुतबा और इज्जत और बढ़ जाती, और फिर अनिरुद्ध और उसके गरुड़ को न्याय दिलाना भी और भी मुश्किल हो जाता। छुटकी और आदर्श मंत्री पीडी की बहुत बुरी हालत करना चाहते थे और विराट काले सांप के स्किन बदलने की प्रोसेस भी अब एकदम सही समय पर पूरी हो गई थी। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरी बात सुनोगे? आदर्श ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। आदर्श को अपनी आत्मा में किसी तरह विराट काले सांप की आवाज सुनाई दे रही थी। विराट काले सांप ने तुरंत आवाज की। वो जानता था कि आदर्श ने उसकी मुसीबत के वक्त में सबसे ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो आदर्श के साथ मंत्री पीडी से बदला लेने के लिए तैयार था। वो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, उस महामारी को, उस पूरी साजिश को और उस साजिश रचने वाले को भी। तो ठीक है, चलो फिर उस धोखेबाज मंत्री को सबक सिखाते हैं। आदर्श गुस्से से चिल्लाया। वो पीडी तो एक मंत्री कहलाने के लायक भी नहीं था। उसने अपनी पावर्स का गलत यूज किया था। न सिर्फ उसकी वजह से शहर में इतनी बड़ी महामारी फैली थी, बल्कि उसने उसका जिम्मेदार विराट काले सांप को ठहराकर उसे सजा भी दिलवा ही दिया था। लेकिन अब विराट काला सांप वापस आ गया था। माया नगरी का रक्षक वापस आ गया था और अब कोई भी पीडी को उससे नहीं बचा सकता था। छुटकी, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। आदर्श ने अपने बगल में खड़ी हुई छुटकी से कहा। वो इस वक्त पश्चिमी किले और क्वारंटाइन जोन के बीच पड़ने वाली सकरी घाटी में है। वो बस शहर पहुंचने ही वाला है। छुटकी ने अपना लैपटॉप देखकर कहा। उसने पहले ही स्टोरेज ब्रेसलेट पर एक खास डिवाइस लगा दिया था ताकि वो उसे ट्रैक कर सके, इसीलिए वो अब आसानी से मंत्री पीडी का पता बता सकती थी। मंत्री पीडी इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी शहर में छिपकर आने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध के लौटते वक्त उसने उस पर हमला किया था और अब उसके साथ भी वही होने वाला था। चलो कालिया, अब हम उस धोखेबाज को सबक सिखाते हैं। विराट काले सांप के सिर पर खड़े हुए आदर्श ने पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए कहा। विराट काले सांप की नई स्किन एकदम काली और चमकदार थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने शरीर पर कोई कवच पहना हुआ था। उसने एक जोर की हुंकार भरी और झील से सीधा आसमान में कूद गया। आम उड़ने वाले बीस्ट को बादलों तक पहुंचने के लिए पंख फड़फड़ाने पड़ते थे, लेकिन विराट काला सांप तो एक ही छलांग में बादलों तक पहुंच गया था। जैसे ही विराट काला सांप बादलों तक पहुंचा, उसके शरीर से झील का पानी नीचे की तरफ गिरने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि बादलों से कोई झरना बह रहा था। आसपास रहने वाले लोग इस नजारे को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ ही पलों बाद विराट काले सांप के चारों तरफ धुंध छा गई। उसका पूरा शरीर उस धुंध में ढक गया था। यह धुंध सिर्फ उसके शरीर को छिपा नहीं रही थी, बल्कि उसे माया नगरी की तरफ भी ले जा रही थी। वो इस धुंध की मदद से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता था। आदर्श और छुटकी विराट काले सांप के सिर पर बैठे थे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो बादलों के ऊपर थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। विराट काले सांप की रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं था। पलक झपकते ही वो लोग शहर के बाहर पहुंच गए थे।
और दूर से शहर की लाइटें टिम टिम चमक रही थीं। थोड़ी दूर पर पूरा आसमान सफेद जादुई बाजों से भरा हुआ था। इतने लंबे और घमासान युद्ध के बाद सफेद जादुई बाजों की सेना सेफ जोन के अंदर आने ही वाली थी। वो शहर के काफी करीब पहुंच गई थी। विराट काले सांप ने सफेद जादुई बाजों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें नीचे घाटी में बिल्कुल आदर्श की तरह मंत्री पीढ़ी को ढूंढ रही थी। वो हमारे ठीक नीचे है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोगों से मिल रहा है, छुटकी ने अपने मिनी लैपटॉप पर देखकर बताया। वहां बहुत ज्यादा लोग हैं और उनके ऑरा से मुझे लगता है कि वो सारे सुपर लेवल मैजिशियंस हैं। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट इससे पहले कि आदर्श अपनी बात पूरी कर पाता, विराट काले सांप के चारों तरफ से वो धुंध गायब हो गई और वो सीधा नीचे जमीन की तरफ कूद गया। सुपर लेवल मैजिशियंस? अगर वहां उनके जैसे 100 सुपर लेवल मैजिशियंस और भी आ जाते तो वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक कुल देवता बीस्ट था, एक रूलर लेवल बीस्ट जिसकी साइज इतनी बड़ी थी कि वो आसमान तक पहुंच सकता था। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिन्हें विराट काला सांप अपना दुश्मन समझने के लायक मानता था। एक पिद्दी सा इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब भले ही वो इंसान मंत्री पीढ़ी ही क्यों ना हो।